सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम जिसमें स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसकी पहली इकाई हिंदी भाषा, उसकी मूलाग्र भाषाएं एवं उसका उद्भव एवं विकास पाठ्यक्रम में समाहित है। आज हम हिंदी भाषा एवं उसकी जो मूल भाषाएं हैं उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कॉलेज के YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप आसानी से घर बैठे इसे देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। भाषा, हमारी जो मातृभाषा, अगर हम हिंदी बोलते हैं, हमारी माँ की भाषा हिंदी है, मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 50% क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा, भाषा क्या है? भाषाएं विश्व में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती हैं। भाषा व्यक्ति, जाति, समाज और वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन है। किसी विशेष समाज द्वारा स्थापित शब्दों और शब्दार्थों की ऐसी व्यवस्थित पद्धति भाषा है जिससे वह समाज अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। हम विचार विनिमय का जो माध्यम है वह भाषा है। भाषा की कई परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन एक भोलानाथ तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक हुए, उनकी एक सटीक परिभाषा है कि निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मानव के मुख से निःसृत वह ध्वनि समष्टि भाषा कहलाती है, जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। तो इस प्रकार भाषा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करती है। मुख्य हमें हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है। हिंदी का व्युत्पत्ति पर दृष्टि से इस पर विचार करें शब्द पर, तो यह संस्कृत के सिंधु या सिंधी शब्द क्रमश हिंद और हिंदी हो गए, क्योंकि फारसी में संस्कृत की स ध्वनि ह बोली जाती है। प्रयोग और रूप दोनों दृष्टियों से हिंदी शब्द फारसी का लगा। तो ये ध्वनि परिवर्तन के कारण सिंधी से हिंदी बना है, और इसका अर्थ ये होता है हिंद से संबंध रखने वाले, और बाद में हिंद के रहने वालों हिंदी भाषी हो गए। और हिंदी कहने का तात्पर्य प्रायः खड़ी बोली हिंदी से लगाया जाता है, किंतु खड़ी बोली तो हिंदी की एक बोली ही है। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग दो अर्थों में होता है। जो एक तो जो संपूर्ण क्षेत्र में लगभग 17 बोलियां हैं इसके अंतर्गत, वो पूरा क्षेत्र हिंदी पट्टी माना जाता है। और संविधान में जो उल्लेखित है, जिसका हम खड़ी बोली के रूप में प्रयोग करते हैं, राजभाषा कहते हैं, वो एक हिंदी है। तो इस प्रकार हिंदी की बात हुई, भाषा की बात हुई। अब हम बात करेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, और हमने भी पढ़ा है कि जो हिंदी की माता है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, पर अचानक ये खड़ी बोली हिंदी सीधे ही संस्कृत से नहीं निकली है। उसके बीच में चरणबद्ध रूप से कई भाषाओं ने जन्म लिया है, लुप्त हुई है, और धीरे धीरे वह एक हिंदी की उत्पत्ति हुई है। धीरे धीरे हिंदी में वह ढली है। किस प्रकार से? तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने मुख्यतः जो भारतीय आर्य भाषा हैं उन भाषाओं का वर्गीकरण किया है। उन भाषाओं का वर्गीकरण 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें समय का भी जिक्र है, उस काल का भी जिक्र है।
तो थोड़ा ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट करते भी जाएं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसकी समय सीमा मैं बता देता हूं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो है वो उनका लगभग जो काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये मोटे मोटे रूप से समय निर्धारण किया गया है। इससे आगे पीछे भी वो भाषाओं की मान्यताएं रही हैं और वो चली है, आज भी चल रही हैं कुछ भाषाएं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोटे मोटे रूप में उनका जो वर्गीकरण किया गया है 1500 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व से 500 ईस्वा पूर्व, यानी 1000 वर्ष का जो ये काल है, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का इसमें वर्गीकरण किया है। और दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनका 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी लगभग 1500 वर्षों का जो काल है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के लिए है। और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया। तो सर्वप्रथम जो हम बात करेंगे वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इनका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। इस वर्ग में भाषा के दो रूप उपलब्ध होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है इसको भी दो रूपों में विद्वानों ने वर्गीकृत किया है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, और पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। इन दोनों का हम अलग अलग परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो वैदिक संस्कृत जो है उसकी बात करेंगे कि इसे वैदिक भाषा, वैदिकी छांदस या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक भाषा प्राचीन रूप कहां मिलेगा? क्योंकि पहला जो हमारा 4 वेदों में पहला वेद है वो ऋग्वेद है, तो वो ऋग्वेद में ही इस भाषा का प्राचीन रूप सुरक्षित है। इसके बाद भी जो तीनों संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, प्राचीन उपनिषद है, उसमें भी वैदिक संस्कृत का दर्शन होता है। लेकिन जो सर्व प्राचीन भाषा है वो ऋग्वेद में ही है। शेष संहिताओं तथा अन्य ग्रंथों में भाषा का क्रमिक विकसित रूप मिलता है। विद्वानों का विचार है कि वैदिक भाषा का जो रूप हमें आज वैदिक साहित्य विशेषतः ऋग्वेद में मिलता है वह तात्कालिक साहित्य भाषा ही थी, बोलचाल की भाषा नहीं। हो सकता है उसके समानांतर बोलचाल की भाषा हो सकता है यह विद्वानों की भाषा हो। तो तात्कालिक बोलचाल की भाषा को जानने का कोई साधन आज हमें उपलब्ध नहीं है। हाँ, साहित्यिक वैदिक के आधार पर हम उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो वैदिक भाषा की ध्वनियों की बात करें तो उसमें भी मूल भारोपीय जो भाषाएं, भारोपीय भाषाओं से जिसका वर्गीकरण हुआ है, तो उसमें अ ही मूल स्वर शेष है, अ, आई, ओ के स्थान पर। और मूल भारोपीय 3 मूल दीर्घ स्वरों आ, ए, ओ के स्थान पर वैदिक केवल आ ही रह गया है। मूल भारोपीय में एक सपेरा वाला ध्वनि थी, लेकिन वैदिक में स संकर और स षटकोण वाली ध्वनियां आ जुड़ी। और वैदिक भाषा में लीक स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और स्वराघात, संगीतात्मक स्वराघात पर भी बल दिया जाता था, उसको संगीतमय होकर के पढ़ा जाता था। और वैदिक भाषा में ल के स्थान पर प्राय र व्यवहार में लिया जाता था। तो कुछ इसकी वैदिक
संस्कृत की बात है, हमने की अभी। तो वैदिक संस्कृत में इसके जो हमें प्राचीन भाषा ये मिलती हैं वो वेदों में ही मिलती हैं और उसका प्राचीन रूप है ऋग्वेद में, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसकी समय सीमा भी, जो वैदिक संस्कृत की बात करें तो हम 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मान सकते हैं, यानी 500 वर्ष ये और 500 वर्ष 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक आप लौकिक संस्कृत को ले सकते हैं। यह जो वैदिक संस्कृत है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, योगात्मक भाषा है। आज जो भाषाएं हैं, भाषा का रूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है और पहले जो भाषाएं थी कितने ही उपसर्ग, समास, सामासिक भाषा कह सकते हैं, उससे युक्त होती थी, लंबे लंबे वाक्य होते थे। तो आज की जो भाषाएं हैं थोड़ी बदली है, थोड़ी अलग हुई है, उसके रूप अलग हुई है। दूसरी हम बात करें जो लौकिक संस्कृत जिसे कहते हैं और संस्कृत भी कहते हैं, उसका जो काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप है यह। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। और इसमें जो हमारे महान ग्रंथ लिखे गए हैं, महाकाव्य रामायण एवं महाभारत, वो इसी संस्कृत में लिखे गए हैं। और यह गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में एक है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि विभूतियां इसी लौकिक संस्कृत की देन। जो हम आज संस्कृत पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत का ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का बहुत महत्व है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोले जाने वाली वैदिक कालीन भाषा से माना जाता है। यद्यपि भारत के मध्य भाग तथा पूर्वी भाग की बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव भी उस पर रहा होगा। तो हम सुनते रहते हैं कि भाषा थोड़े थोड़े दूरी के बाद बदलती रहती है, कुछ शब्द बदलते हैं। तो ये उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की जो बात हो रही है, तो जो लौकिक संस्कृत है उत्तर भारत की बोली जाने वाली कुछ जो पहले वैदिक काल, वैदिक संस्कृत के समय में बोली जाती थी, उसका ही रूप है। लगभग ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत की उस आधारभूत भाषा को व्याकरण के नियमों से बद्ध करके एक रूपता प्रदान की और यह भाषा संस्कृत कहलाती। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि संस्कृत का परिमार्जन किया गया, परिष्कृत किया गया उसको, और व्याकरण उसका बना। और जब व्याकरण बनता है तो भाषा नियम में बद्ध होने के कारण थोड़ी जटिल हो जाती है, सामान्य मनुष्य के समझ में थोड़ा मुश्किल से आती है। और इसका संस्कार जब हुआ, इसे शुद्ध रूप दिया गया और जिस काल में संस्कृत साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी, उस समय भारत में स्वयं साहित्यिक संस्कृत की आधारभूत बोली मिलती जुलती कई अन्य बोलियां भी व्यवहार में थी, किंतु उन सब में संस्कृत विशेष साहित्य को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। समानांतर कुछ ऐसी बोलियां भी बोली जाती थी जो आगे जा करके हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के समय कि किस प्रकार वो कहां से बोलियां प्राप्त हुई है। वैदिक भाषा में जो 52 ध्वनियां थी वो इस लौकिक में आकर के 48 हो गई है। उसमें जो राजस्थानी में हम ळ के प्रकार प्रयोग करते हैं वैदिक भाषा में होता था, इसमें नहीं होता था। संस्कृत लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता पाणिनिकृत नियमबद्धता है। वैदिक संस्कृत में वो नहीं था, इतनी नियमबद्धता नहीं था। उसके नियमों में पर्याप्त शिथिलता थी, अर्थ विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता था और स्वतंत्रता थी। तो उसका पूर्ण रूप से बाद में इसको परिमार्जित किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैदिक एवं लौकिक संस्कृत जो है किस समय
और उसमें कितना साहित्य रचा गया। तो जो लौकिक संस्कृत है वो एक पर्याप्त प्रसिद्ध भाषा थी उस समय हमारे देश की, और काफी लोग बोला करते थे। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही थी उस समय। जिस प्रकार आज हम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा करते हैं, उसी प्रकार उस समय केवल संस्कृत ही पढ़ी जाती थी। हाँ, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उस समय समानांतर कुछ बोलियों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार हमने प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक 2 भाषाओं का अध्ययन किया है। पहली है वैदिक संस्कृत एवं दूसरी है लौकिक संस्कृत, जो 500 साल के अंतराल में उनका काल विभाजन किया गया है। लेकिन ये नहीं है कि 500 ईस्वी पूर्व के बाद संस्कृत समाप्त हो गई, नहीं, वह आज भी चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जिसको प्रमुखता मिलती है, जिस भाषा को, जिस बोली जो बोली है वो भाषा में बदल जाती है, जिसका रूप बड़ा हो जाता है, जिसको बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, जिसका सत्ता भी प्रयोग करना चाहती है, तो जो समृद्ध हो जाती हैं, जिसका साहित्य समृद्ध हो जाता है, वो भाषा का रूप ले लेती हैं। तो उस समय जो बड़ा गंभीर साहित्य संस्कृत में लिखा गया था। बाद में जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो 500 ईस्वी पूर्व से बाद की का हम अध्ययन करेंगे, जो 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से उसका अध्ययन बाद में हम करेंगे। आप क्या है कि अलग अलग प्रकार से ये सभी वीडियो देखते हुए अपने नोटबुक में यह नोट करते जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या याद करना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। एक बार अपना पाठ्यक्रम जरूर देखें और पाठ्यक्रम के आधार पर किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि ज्यादातर बड़े प्रश्न आते हैं, फिर भी जो लघुतरात्मक है उसका भी, जैसे संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में अंतर भी पूछा जा सकता है, उनका समय काल भी पूछा जा सकता है, उनके किस में वह प्राप्त होती हैं या उस समय कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई है वो भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना पाठ्यक्रम करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हम क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आप पढ़ते रहें, खुश रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।